नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल। साथियों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर। आज अपनी चर्चा करेंगे उन सभी तमाम बिंदुओं की जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास रहने वाले हैं। आइए माँ शारदे को वंदन करते हुए आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। मोइदम। मोइदम क्या है, इसके बारे में अपने अच्छे तरीके से जानते हैं। मोइदम जो साथियों अभी हाल ही में क्या है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र चल रहा था। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में। कब? 21 से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 21 से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। और विश्व धरोहर समिति के 46वें स्तर में मोइदम, मोइदम ये कहाँ पर है? तो असम के चराईदेव जिले में है, मोइदम स्थित है। उसको विश्व धरोहर स्थल 43वां घोषित किया गया है। कौन सा साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे नामित किया गया है। किसे? मोइदम को। और पूर्वोत्तर भारत की यह पहली विरासत बनी है। मोइदम भारत की ओर से एकमात्र आवेदक था। और यह क्या है? ये अहोम युग के शाही परिवारों के कब्रिस्तान है। क्या है साथियों? अहोम युग के शाही परिवारों के कब्रिस्तान है जिन्हें 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? तो विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र में। किसके द्वारा? तो विश्व धरोहर समिति के द्वारा। कब साथियों? 21 से 31 जुलाई 2024 को जिस विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया उस दौरान यह घोषणा की गई है। और भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। और यह अपने लिए एक ऐतिहासिक पल है। और इस ऐतिहासिक पल के दौरान अपने एक बहुत बड़ी विरासत को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के उद्घाटन के अवसर पर वैश्विक स्तर पर विशेषतः ग्लोबल साउथ में विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को और भारत की ओर से $10 लाख के योगदान की घोषणा भी की है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ साथ विश्व धरोहर युवा पेशेवरों का मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी आयोजित किया गया। और भारत मंडपम में भारत की 3 विश्व धरोहर स्थलों को रानी की बाव और गुजरात के कैलासा मंदिर और एलोरा की गुफाएं और महाराष्ट्र के होयसल मंदिर और हेलिबेड और कर्नाटक के नवीनतम AR/VR तकनीकों द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया गया। और इस अवसर में जो थीम थी वह अतुल्य भारत इस प्रदर्शनी की थीम रखी गई थी। तो अब की बार ये अपने से प्रश्न पूछा जाएगा, विश्व धरोहर समिति की 46वें स्तर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, जो कि अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए रुक करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ। नेक्स्ट है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलसेंस इन इंडिया। क्या है यह? तो साथियों यह जो रिपोर्ट जारी की है वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। कब जारी की? 25 जुलाई 2024 को जारी की गई। अब समझ में नहीं आया है क्या? इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंस। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट की आर्थिक रूप से एडोलसेंस यानी किशोर जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वो वेल बीइंग एक अच्छे मानव बन सके। उनके लेकर रिपोर्ट जारी की है। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका जो उद्देश्य है, यह रिपोर्ट किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और सड़क सुरक्षा जैसी क्षेत्रों में 7 प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती है, जिनमें निवेश पर प्रभावशाली रिटर्न मिलने की उम्मीद भी रहती है। तो ये है साथियों, तो ये किशोरों को लेकर यह क्या है, रिपोर्ट जारी की गई है ताकि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सभी पक्षों से उनका विकास हो सके और इन्हें आर्थिक लाभ भी मिल सके। और यह रिपोर्ट है किशोरों के कल्याण में निवेश के पर्याप्त आर्थिक लाभों पर बल देती है। तो ये साथियों रिपोर्ट अभी जारी की गई है। एशिया के पहले प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब मेरे प्रिय साथी समझ नहीं पाएंगे कि प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है क्या। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधाएं साथियों इस प्रकार आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार अपने कोई मेडिसिन लेके आते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन को पहले लेने से पहले उस जो बनाते हैं तो उसका कहीं भी नहीं कहीं उसका क्या किया जाता है, उसे जांचा परखा भी जाता है, फिर भी उसे मनुष्य के लिए
मार्केट में लाया जाता है ताकि वह उसे सेवन जो ह्यूमन बींग है वो कर सके। ऐसा तो है नहीं सीधे बना दी और लॉन्च कर दी, मार्केट में ले आए, उसका साइड इफेक्ट्स वह क्या कितनी खतरनाक होगी, उसके ये दुष्परिणाम तो ज़्यादा नहीं है। तो इसको लेकर पहले जो जांच की जाती है प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा, जो ऐसे संस्थान जो बनाए गए हैं, यह एशिया का पहला संस्थान जो बना है, यह फरीदाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। तो फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 16 जुलाई 2024 को किया गया, जो कि पूरे एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला है। इससे पहले ये बात करूँ, कुल विश्व में 9 ही प्रयोगशाला है, जिसमें एक भारत में स्थापित हो चुकी है, वो कहाँ पर, फरीदाबाद में। यह अन्य प्रयोगशाला यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल हो चुका है कि भारत में वन क्षेत्रों में क्या होती है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और यह जो नवीनतम रिपोर्ट है, ये FAO के द्वारा जारी की गई है। किसके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। कब साथियों, तो 22 जुलाई 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई है। जो शीर्ष देश उसमें नामित किए गए हैं, वो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है कि लगातार इसमें क्या है, वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो रही है। और यह कौन बतला रहा है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यह बता रहा है। तो आशा करता हूँ कि वही चीजें पढ़ा रहा हूँ साथियों, क्योंकि अच्छे से अध्ययन करके फिर ही मैं आपके समक्ष विषय वस्तु का लेकर आता हूँ, ताकि कोई भी फैक्ट अपने से वंचित नहीं रहे। और आप जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत इजी वे रहेगा। और यही जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इन्हीं में से परीक्षा उपयोगी तथ्य अपने लिए हैं। तो कुछ स्मार्ट करने की जरूरत है और वो लगातार अपन कर रहे हैं। और इसका जो रीकैप है वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। मात्र 30 सेकंड में इस सेशन का रिवाइज आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यह सेशन से पहले गो थ्रू होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने रखी देश की सबसे लंबी शहरी सड़क सुरंग की आधारशिला, जो कहाँ पर है, तो साथियों जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की सबसे लंबी शहरी सुरंग की आधारशिला रखी गई है, वो मुंबई में ठाणे और बेरावली के बीच रखी गई है। कहाँ से साथियों, ठाणे से बेरावली के बीच रखी गई है। और इस सुरंग की जो आधारशिला रखी, वो 13 जुलाई 2024 को रखी गई है। कुल इस पर जो व्यय होने वाला है वो 16,000 करोड़ इस पर व्यय होने वाला है। और इससे 1 घंटे का जो समय लगता था, उसे केवल 12 मिनट में तय किया जाएगा। तो इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बहुत अहम कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। और भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, मुंबई में 13 जुलाई 2024 को रखी गई है। और इसकी जो लंबाई रहने वाली है 11.8 किलोमीटर यह रहने वाली है। और यह ठाणे से बोरावली की यात्रा को 12 किमी कम हो जाने वाली है। तो यह साथियों अपने को ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वह मुंबई में किया गया है। ठाणे और बोरावली के बीच में यह सड़क सुरंग बनाई जा रही है। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक में होगी 1.7 अरब, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने चताया है। कि संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रकार चताया है कि भारत वाले तो जाग नहीं रही है, लगातार जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, फिर भी जाग नहीं रही है, तो भी अपने ही क्या कर देते हैं कि रिपोर्ट जारी कर देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है और उसने बताया है कि भारत की जनसंख्या 2060 में क्या हो जाएगी, 1.7 अरब हो जाएगी। कितनी, 1.7 अरब हो जाएगी। विश्व जनसंख्या संभावना 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। कब, 11 जुलाई 2024 को। इसमें ऐसा ही बताया है कि 2060 में 1.7 अरब भारत की जनसंख्या हो जाएगी और इसके बाद 12% की कमी आएगी। फिर भी यह देश में सर्वाधिक आबादी वाला कौन देश होगा, कौन, भारत। ठीक है, तो ऐसा इसमें बताया गया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। SDG इंडेक्स 2023-24 ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SDG इंडेक्स क्या होता है साथियों, तो ये सतत विकास लक्ष्य है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, सतत विकास लक्ष्य। इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
सतत विकास लक्ष्य ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह जो जारी की गई तो 12 जुलाई 2024 को यह इंडेक्स जारी किया गया और यह इसका चौथा संस्करण था। ये अपने को ध्यान में रखना है। इससे पूर्व 2018 में, 19-20 में और 20-21 में एसडीजी इंडेक्स है जो सूचकांक है वो जारी किए जा चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। सेशन में बने रहिए। एसडीजी इंडेक्स है वो कुल इसमें साथियों एसडीजी इंडेक्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सतत विकास लक्ष्य हैं। इसमें कुल 17 गोल्स हैं। कितने हैं साथियों? 17 गोल्स हैं। पहले मैंने इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की थी, लेकिन अभी भी मैं आपके समक्ष एसडीजी इंडेक्स के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें वो लेकर आऊंगा। 17 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों में पाने में कौन सा यूटीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सबसे आगे, उसे स्कोरिंग किया जाता है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। साथियों इसमें जो देश के लिए समग्र एसडीजी जो स्कोर है वो 2023-24 के लिए 71 रहा है और 2022 में 66 था और 2018 में यह 57 था। राज्यों के लिए जो स्कोर है 2023-24 में वो 57 से 79 रखा गया है, यानी 57 तो न्यूनतम है और जो 79 स्कोर अर्जित करेगा वो सर्वोच्च स्कोर रहने वाला है। जो एसडीजी इंडेक्स है साथियों, इसमें राज्यों के लिए जो स्कोर है वो 57 से 79 रखा गया है और लक्ष्य 13 है। जो जलवायु कुल 17 जो 17 मैंने लक्ष्य बताए हैं उनमें से जो 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई, उसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जो 2020-21 में 54 थी, अब कितनी हो गई है? 67 हो गई है। लक्ष्य एक बात करूं तो गरीबी उन्मूलन है जो कि 67 से बढ़कर कितना हो गया है? 72 हो गया है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है एसडीजी इंडेक्स में तो वह किसकी हुई है? उत्तर प्रदेश की हुई है। इसमें 25 अंक की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 2018 से लेकर 2023 के बीच। तो सर्वाधिक वृद्धि अर्जित करने वाला कौन है एसडीजी इंडेक्स में? तो उत्तर प्रदेश है। तो आइए सतत जो विकास लक्ष्य हैं, क्या है ये इंडेक्स? इसमें क्या महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं जिनको लेकर लगातार सरकारें महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये साथियों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके रहे 17। पहले स्थान पर नो पुअर्टी यानी भूखमरी नहीं हो, जीरो हंगर गरीबी नहीं हो, जीरो हंगर भूखमरी नहीं हो, गुड हेल्थ एंड वेल बींग अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छा जीवन यापन हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर यानी लैंगिक समानता हो, क्लियर वाटर क्लीन वाटर अच्छा जल मिले, अफोर्डेबल एनर्जी यानी अच्छे रूप से क्या मिले? बिजली मिले, ठीक है, अफोर्डेबल कम प्राइस पर मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा कार्य करें और जिससे अपनी आर्थिक जो वृद्धि है वो अच्छी हो, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें वृद्धि हो, अधिक से अधिक उद्योग धंधे स्थापित करें, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज जो भी योग्यताएं हैं उनको अपने को क्या करनी, कम करनी है, सस्टेनेबल एंड साइट्स सिटीज एंड कम्युनिटीज अच्छे से सस्टेनेबल सिटीज यानी शहर स्थापित करने हैं और अच्छे से जो क्या कम्युनिकेट जो है वो भी स्थापित होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये कुल 17 गोल्स हैं जिनके चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। क्या है सतत विकास? विकास का वह स्वरूप जो सभी समुदाय, प्रांत, वर्ग, लिंग, क्षमता, भावी पीढ़ी एवं सभी संजीव के लिए महत्वपूर्ण और सहज संभाव्य हो। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा करे कि आने वाली पीढ़ियों को की आवश्यकताओं और क्षमताओं का से कोई समझौता न हो, उनके लिए सभी चीजें हैं वो आसानी से सुलभ हो सके। यह सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता, समता, कौशल, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण का लेकर इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सतत विकास लक्ष्य है उसमें सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक सभी प्रकार के मुद्दों को शामिल किया गया है। 80 के दशक तक सिर्फ आर्थिक विकास की बात की जाती थी। सन 1990 के बाद सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी जोड़ा गया और इस इस संबंध में 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई और 193 देशों में 17 लक्ष्य तय किए गए जिनको 2016 से 2030 की अवधि तक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो ये प्रमुख जो बातें हैं एसडीजी को लेकर, ये इसके 5 आधार है: समाज, संसार, समृद्धि, शांति और साझेदारी। और ये साथियों इसके हिंदी में सारे क्या है इसके लक्ष्य है कि पहले को गरीबी उन्मूलन
यानी गरीबी क्या हो विश्व में, गरीबी को समाप्त किया जाए, शून्य भूखमरी हो, कोई भी भूखा ना सोए, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सभी में लैंगिक समानता हो, पुरुष और महिला में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, स्वच्छ जल मिले, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मिले, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि हो, उद्योग और नवाचार की सुविधाएं हो, असमानताओं में कमी हो, सराहनीय शहर यानी अच्छे साफ स्वच्छ शहर मिले, सराहनीय उपभोग और उत्पादन हो, जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के तत्काल कार्रवाई करना, जलीय जीवों की सुरक्षा हो, और जो स्थलीय जीव है उनकी भी सुरक्षा हो, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं स्थापित हो, लक्ष्य हेतु सभी भागीदारी करे। ये तो प्रमुख 17 लक्ष्य हैं। इनको लेकर ये क्या करते हैं, लगातार जो नीति आयोग के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन सा राज्य है इस पर खरा उतर रहा है। तो यह था साथियों एसडीजी इंडेक्स, जिसके बारे में अपन ने जाना है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। तो नेक्स्ट बिंदु है वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। किसमें साथियों, वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो पेटेंट लेने में भारत विश्व में 5वें स्थान पर आ गया है, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2014 से 2023 के मध्य चर्चित तकनीक के बारे में 1350 पेटेंट दायर किए हैं। अब पेटेंट क्या होते हैं, मान लीजिए अब आप ऐसा कभी सोचते हैं कि ऑडी है, तो ऑडी इतनी कॉस्टली है, तो मारुति सुजुकी ऑडी जैसी गाड़ियां क्यों नहीं बनाती, मारुति सुजुकी बना के बेच दे सेम वैसी गाड़ियां जो सबसे ज्यादा बिकती है। अब स्प्लेंडर बाइक है वो हीरो क्यों बनाती है, होंडा वैसी क्यों नहीं बना सकती, बजाज वैसी क्यों नहीं बना सकती। तो ये क्या करती, कंपनी उस चीज का पेटेंट ले लेती है कि उसको उस चीज का उत्पादन करने का अधिकार केवल उसी कंपनी को होता है, तो ये पेटेंट ले लेती है। तो उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट लेना बोलते हैं। तो अब जो भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट ले चुका है, उनको कोई अन्य देश इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें लगातार क्या कर रहे हैं, भारत अग्रसर है और 5वें स्थान पर आ गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। निपाह वायरस, जो निपाह वायरस है ये केरल में देखा गया है और यह चमगादड़ के से फैलता है। चमगादड़ अगर कोई फल, यानी चमगादड़ में चमचेड़, चमचेड़ कोई फ्रूट खा लिया, ठीक है, कि पेड़ पर बैठ के कोई फ्रूट है बिन खा लिया, वो फ्रूट है फिर आपन खा लिया, कोई बच्चों खा लिया, लगभग ये जो वायरस देखने को मिला है बच्चों में देखने को मिला है, वो भी चमगादड़ का कोई खाड़ा फल खा लिया तो उससे क्या हो जाता है, इससे संक्रमित हो जाता है। तो ये निपाह वायरस कहाँ पर देखा गया, तो केरल के मरपुर जिले में यह निपाह वायरस देखा गया है और फैलता किससे, चमगादड़ से। बाघनख, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ये फेमस था बाघनख। एक बार की बात है कि एक अफगान शासक था, कौन, अफजल खान। तो अफजल खान ने सन 1959 में शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की कोशिश की थी। ठीक है, किसने, अफजल खान ने। तो अफजल खान ने जब शिवाजी महाराज पर अटैक किया तो शिवाजी महाराज के पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। पहले ये तो होते नहीं थी, पिस्टल, AK-47 यही होते थे बाघ के नख। बाघ का नख क्या होता है, यानी बाघ का पंजा होता था, उसके द्वारा एक हथियार बनाया होता था। तो शिवाजी ने उससे क्या किया, उन पर हमला किया और उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया, यानी उनका हत्या हो गई एक प्रकार से। तो अफजल खान वो मारे गए। तो वो बाघनख था, वो बाघनख कहाँ पर ले गए, तो वह लंदन ले गए ब्रिटेन को लोग, तो उसे वापस लाया गया है। तो उस यह बाघनख चर्चा में है कि लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखे गए छत्रपति शिवाजी के बाघनख को लोन पर 3 वर्ष के लिए लाया गया। इसका अनावरण एकनाथ शिंदे ने 20 जुलाई 2024 को सतारा में किया। तो ये था साथियों बाघनख, जिसके बारे में चर्चा की। चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा वायरस कहाँ का है, गुजरात का है, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये मत्स्य के काटने से और वैसे काटने से यह फैलता है। और इसके जो पहला मामला है वो 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में आया था, तो इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया, चांदीपुरा वायरस रख दिया। और यह मत्स्य के काटने से, सैंड फ्लाई यानी रेतम के काटने से, इनसे यह फैलता है। इससे सिर दुखना, ये बुखार चढ़ना, ये इसके संक्रामक रोग है। बिहार में एंटी पेपर लीक कानून बनाया गया है, जो 24 जुलाई 2024 को पारित हुआ है। जो भी व्यक्ति इसमें पाया जाएगा, यानी आरोपी होगा,
उसे 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। सिकुड़लाट टनल प्रोजेक्ट, ये साथियों 4.1 किमी की यह टनल है, जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा 25 जनवरी 2024 को वर्चुअल रूप से किया गया। यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी यह टनल, और यह लद्दाख में सिकुड़लाट टनल प्रोजेक्ट का पहला जो विस्फोट है वो 25 जनवरी 2024 को देखा गया। यह कहाँ पर बन रही है? यह लद्दाख में बन रही है। IMO परिषद का 132वां स्तर का गठन किया गया। कब? 8 से 12 जुलाई 2024 को लंदन में इसका आयोजन किया गया। और इस समुद्री संगठन में जो वैश्विक समुद्री चर्चा का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? भारत ने किया। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शामिल अपने लिए होता है कि IMO परिषद का 132वां जो स्तर है वो कहाँ पर आयोजन किया गया? आयोजन तो इसका लंदन में किया गया। कब? 8 से 12 जुलाई को। लेकिन इसमें वैश्विक समुद्री चर्चा का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? भारत ने किया था। तो ये था साथियों अपना राष्ट्रीय परिदृश्य का सेशन। इसमें लास्ट जो बिंदु है वो अपना हथियार प्रणाली स्कूल। हथियार प्रणाली स्कूल क्या है साथियों? यह वायुसेना प्रमुख द्वारा यह बनाई गई है, हैदराबाद में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में। वहां पर क्या बनाया जाएगा? जो भी हथियार होंगे उन्हें उनके बारे में जानकारी देने के लिए वहां से जो भी इसमें कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको अधिक से अधिक उनकी जानकारी दी जाएगी, ताकि एक अच्छी सेना तैयार हो सके और अच्छे अच्छे उपकरण भी के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और अनुकूल प्रभावित आधार प्रशिक्षण उन्हें प्रदान हो। इस प्रणाली को लेकर, इस मुहिम को लेकर हथियार प्रणाली स्कूल की उद्घाटन किया गया, जो कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में इस हथियार प्रणाली स्कूल का 1 जुलाई 2024 को उद्घाटन एयर चीफ मार्शल कौन अपने BR चौधरी जी के द्वारा किया गया है। और सेना प्रमुख कौन है? जो गत सेशन में मैंने आपको बताया था, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और उप प्रमुख कौन है? SN राजा जी हैं। ये है आज का सेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी आपसे मुखातिब होता हूँ साथियों नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।